हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लॉज। क्या है मांग की लॉज? कि मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप मांग में होने वाले कमी या विस्तार को मापा जाता है। यानी कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय या संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का माप मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच को हम 3 भागों में बांटते हैं: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच यानी कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का जो माप है वो मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की आय लोच से अभिप्राय कि आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का माप मांग की आय लोच कहलाता है। और मांग की आड़ी लोच से अभिप्राय कि मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन द्वारा मापा जाता है, तो ये मांग की आड़ी लोच कहलाती है। इस लेसन के अंदर हम मांग की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे। क्या है मांग की कीमत लोच? कि मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है और उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत हुआ है, इन दोनों के अनुपात को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी इसको हम किस प्रकार से कि प्रतिशत, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इनका हम अनुपात निकालते हैं, वही मांग की कीमत लोच कहलाती है। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं: पूर्णतया लोचदार मांग, नंबर 2 पूर्णतया बेलोचदार मांग, नंबर 3 इकाई लोचदार मांग, और नंबर 4 इकाई से अधिक लोचदार मांग, और नंबर 5 इकाई से कम लोचदार मांग। अब हम एक एक का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित कीमत पर वस्तु की मांग अनंत होती है, यानी इन्फिनिटी होती है। ये इन्फिनिटी यानी अनंत से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है यदि हम वस्तु की मांग में थोड़ा सा भी वृद्धि कर देते हैं तो मांग शून्य हो सकती है। इसको हमने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया हुआ है। OXX के ऊपर हमने क्वांटिटी यानी मात्रा को लिया है और OYX पर प्राइस यानी कीमत को लिया है। DD जो है वो मांग वक्र है। जब कीमत 4 रुपए है तब 10 यूनिट की डिमांड की जाती है। मांग बढ़कर 20 यूनिट हो जाती है तब भी कीमत 4 रुपए है, और मांग बढ़कर 30 यूनिट हो जाती है तब भी कीमत 4 रुपए है। यानी प्रचलित कीमत के ऊपर मांग जो है वो अनंत है। इस स्थिति के अंदर यहाँ पर जो DD वक्र है वो OXX के समानांतर है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी अनंत है। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मांग स्थिर रहती है, तो वो कहलाती है पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसको भी हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया है। OXX के ऊपर हमने मात्रा को दर्शाया है, OYX के ऊपर हमने कीमत को दर्शाया है। और जब वस्तु की कीमत 2 रुपए है तब उसकी 20 इकाइयों की मांग की जाती है। कीमत 4 होने पर भी मांग 20 इकाइयां हैं, और जब कीमत बढ़कर 6 रुपए हो जाती है तब भी इकाइयां 20 इकाइयों की मांग की जाती है। यानी ये जो DD मांग वक्र है ये OYX के समानांतर है, यानी ये वर्टिकल रूप में है, और यहाँ पर मांग की जो लोच है वो शून्य के बराबर है। अभिप्राय कि कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो स्थिति मांग की जो है शून्य लोच कहलाती है।
ऐसा जो है जीवन रक्षक दवाइयां जो होती हैं, जो व्यक्ति को लेनी ही पड़ती हैं, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो जाए, उस प्रकार की वस्तुओं की मांग जो है वो पूर्णतया बेरोजगार होती है। तीसरी जो डिग्री है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि उस पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। यानी क्या कहता है ये इकाई लोचदार मांग के अंदर कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि उस पर किया जाने वाला कुल खर्च जो है स्थिर रहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लिया किसी वस्तु की कीमत है 3 रुपया और 3 रुपये पर हम उसकी 2 इकाइयां खरीद रहे हैं, तो यानी उसके ऊपर होने वाला कुल जो खर्च है वो है 3 दूनी 6 रुपये। अब वस्तु की कीमत कम होकर 2 रुपये हो जाती है। पहले कीमत 3 रुपये थी, कीमत कम होकर के 2 रुपये हो जाती है और 2 रुपये कीमत कम होने पर अब हम उसकी 3 इकाइयों की मांग करते हैं, यानी उसके ऊपर वही खर्च 2 या 6 रुपये। पहले भी हम 6 रुपये खर्च कर रहे थे, कीमत में परिवर्तन के बाद भी 6 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन हुआ है कि उस पर कुल खर्च है वो स्थिर है, यानी उसमें नो चेंज है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है। OXX के ऊपर जो है हमने क्वांटिटी, OYX के ऊपर प्राइस को दिखाया है, DD जो है वो डिमांड कर्व है, और यहाँ पर जब कीमत OP है, OP कीमत के ऊपर हम OQ डिमांड करते हैं और इस प्रकार से हमारा कुल खर्च हो जाता है वो OQPT, ये खर्च है। जब कीमत कम होकर OP1 हो जाती है और OP1 होने पर हम OQ1 क्वांटिटी की डिमांड करते हैं और इसके ऊपर हमारा खर्च जो है वो OQ1 P1R हो जाता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल OQPT और OQ1 P1R का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। इसका अर्थ है इकाई की जो मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन को लेते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जब मांग में इतना परिवर्तन होता है कि उस पर किए जाने वाले कुल खर्च में उसके ऊपर कीमत के कम होने पर मांग में इतना परिवर्तन होता है कि उस पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच है वो इकाई से अधिक होती है। यानी क्या है ये कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है, मान लिया कि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कीमत के कम होने पर मांग में इतना परिवर्तन होता है कि उस पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है, यानी कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसको भी हमने डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है कि जब OP प्राइस है तो OP प्राइस के ऊपर हम OQ की डिमांड करते हैं, यानी हमारा कुल खर्च जो है वो OQPT है, और जब कीमत कम होकर OP1 हो जाती है तब हम OQ1 क्वांटिटी की डिमांड करते हैं और इसके ऊपर हमारा कुल खर्च जो है OQ1 P1R हो जाता है। और हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है नीचे वाला, इस क्षेत्र से बड़ा है। इसका अर्थ है कीमत कम हुई है और उसके ऊपर होने वाला खर्च बढ़ गया है। तो इस स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, यानी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। अंतिम स्थिति है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं कि कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि जब कीमत कम होती है तो उस पर किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है, और जब कीमत बढ़ती है तो उस पर किया जाने वाला
कुल व्यय जो है वो बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो है वो इकाई से कम होती है। इसको भी हमने डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। ओपी कीमत के ऊपर हम OQ वस्तु की मांग कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर कुल खर्च हमारा OQPT हो जाता है। जब कीमत कम होती है, कीमत कम होकर OP1 हो जाती है, तब हम OQ1 मात्रा की मांग करते हैं और इसके ऊपर कुल खर्च जो है OP1Q1R होता है। अब हम इन दोनों में देखते हैं, दोनों के ऊपर किया जाने वाला कुल खर्च यानी इन क्षेत्रफल को देखते हैं, तो ये जो OQPT जो का जो क्षेत्र है वो OQ1P1R से बड़ा है, यानी इसका अर्थ है कि कीमत में जैसे कीमत कम हुई है तो उसके ऊपर होने वाला जो कुल खर्च है वो भी कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मांग की लोच जो है इकाई के से कम होती है। तो ये थी मांग की लोच की श्रेणियां। अब हम मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर इकाई लोचदार मांग का अध्ययन करेंगे। यानी जब एक सीधी रेखा के रूप में मांग वक्र होता है तब उसमें सभी बिंदुओं के ऊपर मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर नहीं होती, वो अलग अलग इसका चलकर हम आगे जो कीमत लोच को मापने की विधियां हैं उसके अंदर अध्ययन करेंगे। लेकिन जब मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस स्थिति में मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु के ऊपर, ये जो हमारा डीडी कर्व है, ये डीडी वक्र है, इस डीडी वक्र के प्रत्येक बिंदु के ऊपर मांग की लोच इकाई के समान है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन हुआ है वैसे मांग में परिवर्तन हुआ है, परंतु उस पर किया जाने वाला कुल खर्च जो है वो स्थिर है। यानी इन आयतों का जो क्षेत्रफल है, ये जो आयतें हैं, इन आयतों का क्षेत्रफल समान है। यही दर्शाता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में इतना परिवर्तन होता है कि कुल खर्च स्थिर है। तो यानी प्रत्येक बिंदु के ऊपर समान क्षेत्रफल की आयतें बनेंगी। तो यही दर्शाता है कि इस प्रकार के मांग वक्र के ऊपर मांग की लोच जो है वो किसी भी बिंदु के ऊपर इकाई के बराबर होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मांग की लोच, उसकी श्रेणियां। धन्यवाद।